देखें, इन्होंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है, लेकिन इसमें एक लाइन ऐड की है कि वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एज है और उसके बेसिस के ऊपर भी, यानी अब कोई हमारे पास एक एट्रीब्यूट एज का है एम्प्लॉयड के बजाय, तो उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे डिसीजन यानी प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं, तो इसमें 3 ब्रांचेस हैं। एज अगर 30 से छोटा है तो लेस पे चले गए, लेफ्ट पे चले गए। अगर एग्जैक्टली 30 से 40 के दरमियान है तो यस, यानी उसको अप्रूव कर दिया जाए विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर 40 से बड़ा है एज तो क्रेडिट स्कोर देखना है, और अगर क्रेडिट स्कोर फेयर है तो आपने उसको यस कर दिया, और अगर फेयर नहीं है तो आपने उसको नो कर दिया। और इस तरह से आपने यहाँ पर कोई डिसीजन जो है वो लिया और उसके बाद प्रिडिक्शन जो है वो यहाँ पे कर दी। इसने कहा कि यहाँ पे 2 जुमले हैं कि हमारी ट्री की लेंथ जो है यानी डेप्थ जो है वो लो होनी चाहिए। यानी अगर ट्री की डेप्थ कम है तो और आप डिसीजन ले सकते हैं, यानी एक है कि आप ट्री की लेंथ को यानी डेप्थ को बहुत बड़ा कर देते हैं और तब भी डिसीजन आपका हो रहा है, यानी अगर आपके ट्री की डेप्थ बहुत ज़्यादा है तब भी आपका डिसीजन, यानी डिसीजन से मुराद है प्रिडिक्शन जो आप कर रहे हैं फाइनल लीव तक। और अगर यही काम कम डेप्थ के साथ भी हो जाए तो फिर प्रेफरेबल ये है कि आप डेप्थ जो है उसकी कम रखें। लेकिन अगर डेप्थ कम करने की वजह से आपकी प्रिडिक्शन स्कोर में सफ़र करें तो फिर तो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यानी ये उस सूरत में डेप्थ लो की बात कर रहे हैं जब आपकी प्रिडिक्टिव स्कोर जो है वो कम ना हो। अब वो कैसे कम होता है और कैसे कम नहीं होता ये भी मैं आपको, ये सारी बातें मैं ये नहीं कहता कि सबको क्लियर हो जाएंगी, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें आपको खुद पढ़नी होंगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दूंगा और आप अगर उसको इसी वक्त गेट कर लेते हैं यानी और एब्जॉर्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब सवाल यहाँ पे जो था, जो अभी तक उसी तरह स्टिल मौजूद है, जो मैं आपसे कह रहा था कि हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि हु गोना डिसाइड द विच वन वुड बी द फर्स्ट नोड, जिसको हम रूट नोड कहते हैं अपने ट्री में। पेरेंट तो ये भी है, पेरेंट ये भी है, ये नोड रूट नोड है। तो सबसे पहले रूट नोड को डिसाइड करना और उसके बाद उसके एसोसिएटेड नोड को डिसाइड करना, और फिर ये डिसाइड करना कि अब ये प्रिडिक्शन आ चुकी है तो ये कौन डिसाइड करेगा। तो कहता ये है कि जो डेटा आपको दिया हुआ होता है, यानी जैसे ये A1 है और ये A2 है एंड सो ऑन, ये इस तरह से नोड चल रहे हैं, यानी एट्रीब्यूट चल रहे हैं। एट्रीब्यूट इज अ नोड बेसिकली। तो ये जो एट्रीब्यूट चल रहे हैं इसमें और इनमें इनकी वैल्यूज़ हैं। अब मैंने आपको समझा भी दी कि ये बेसिकली कैटेगरिकल हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी ऑर्डरिंग फॉर्मेट के अंदर 1 2 3 इस तरह बहुत ज़्यादा डिस्पर्स ना हुआ हो वेरिएंस के हिसाब से, तो ये बेस्ट है डिसीजन ट्री के लिए। एक बात तो ये हमारी प्रिपेयर होगी। दूसरा ये है कि कौन सा नोड रूट नोड होगा, तो याद रखिएगा कि हम हर नोड को चेक करेंगे फॉर रूट नोड। देयर इज़ नो फेवरेटिज्म कि मैं कहूँ कि ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको जो है वो रूट नोड बना दूँ, और जो है वो ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको रूट नोड बना दूँ। इस बेसिस पे तो ये नहीं चलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप क्या करेंगे कि A1 जो एट्रीब्यूट है इसकी एक इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। इन्फो इसके अंदर कितना है, इंफॉर्मेशन। और इसी तरह से A2 की भी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन कितनी है। यानी हर एट्रीब्यूट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपनी एक इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह से A3 में कितनी इंफॉर्मेशन है, A4 में कितनी इंफॉर्मेशन है। इस तरह सारे एट्रीब्यूट, अगर 50 एट्रीब्यूट हैं तो 50 के 50 एट्रीब्यूट की इन्फॉर्म। अब ये एक अलग क्वेश्चन रेज हो गया कि इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि, लेकिन अभी बात ये तय हुई कि जिस एट्रीब्यूट में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी हम उसको रूट नोड बना देंगे। अब सबसे पहला काम क्या हुआ, हमें सबसे पहला काम ये हुआ कि इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना। अब उसके बाद सेकेंड नोड कैसे बनेगा कि ये इसके लेफ्ट पे आएगा या इसके राइट पे जाएगा, ये इसके बाद का काम है। तो पहले हम ये लर्न कर लेते हैं कि हाउ टू मेक आर रूट नोड। जब ये तय हो जाएगा तो फिर हम अगले नोड की बात करने लग जाएंगे कि अगला नोड कैसे बनेगा। तो आपने क्या जहन में रखना है सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे अभी लॉग इन है 19 स्टूडेंट, आपने जहन में ये रखना है कि
जो एट्रीब्यूट के नाम हैं वो नोड के नाम होते हैं, और जो इसके अंदर वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली आपकी एजेस बनती हैं, एजेस के अंदर डिसीजन को लेने में काम आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या चालाकी दिखाई है कि इसकी बिनिंग कर दी है। अब बिनिंग देखना, जो मैंने कहा था कि अगर एज 30 से छोटी है तो ये एक पूरा एक बिन बन गया, बहुत बड़ा रेंज क्लास है जो कि एक बिन के अंदर आ गया, वो लेफ्ट पे जाए, और ये हमें करके देना होता है, ये खुद तो नहीं करेगा। और अगर 30 से 40 के दरमियान हो तो ये आपको इस तरफ ले जाए, और 40 से बड़ा हो तो उसको राइट पे ले जाए। इस तरह की बिनिंग जो है वो मुझे याद नहीं कि अगर हम बिनिंग ना करें तो क्या डिसीजन ट्री खुद बिनिंग करता है नहीं करता, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो इसलिए बेहतर है कि आप बिनिंग करके दे दें, कहीं पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि whenever data is dispersed in value format, so what is the basically criteria of the decision tree for making the decision। तो हो सकता है मीनिंग खुद कर देता हूँ, मैंने अभी तक इसको देखा नहीं, हम तो उसको करके देते हैं। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहला काम क्या हुआ, इंफॉर्मेशन निकालना। तो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होते हैं वो ये दो मेथड हैं। द पॉपुलर एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर, देखें देखें क्या लिखा, एट्रीब्यूट सिलेक्शन का जो पॉपुलर मेथड है वो है इंफॉर्मेशन गेन या जीनी इंडेक्स। ये दो मेथड है जिसके बेसिस पे नोड सिलेक्शन की जाती है। ठीक है, यानी हम अगर नोड सेलेक्ट करें तो इन दो बेसिस के ऊपर किया जाता है। बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गेन as a criterion, the attributes to be categorical, and for the Gini index, attributes are assumed to be the continuous। यानी अगर आपके पास एट्रीब्यूट जो है वो कंटिन्यूस है तो आप जीनी इंडेक्स लगा सकते हैं, आपको कैटेगरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बिल्कुल क्लियर कहा कि अगर आप इंफॉर्मेशन गेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके एट्रीब्यूट्स कह रहा ही है, एट्रीब्यूट सही है, जिसकी भी मैं बात कर रहा था, वो कैटेगरिकल होने चाहिए तो बेहतर है। और अगर जीनी इंडेक्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर आपके डेटा कंटिन्यूस है जैसे एज था और इस तरह, तो फिर आप जीनी इंडेक्स को इस्तेमाल करें। तो इन्होंने वाजे कर दिया कि ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हो तो आप बआसानी अपने डेटा को हैंडल कर सकते हैं। बाय इंफॉर्मेशन गेन as a criterion we try to estimate the information contained by each attribute। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे आप ये निकालते हैं कि हर एट्रीब्यूट कितनी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी उसको हम रूट नोड बनाएंगे, एंड सिमिलरली द सेकेंड हाईएस्ट इंफॉर्मेशन में भी द सेकेंड लेवल का स्पेसिफिक जगह पे जाके सेट हो जाएगा। अब इंफॉर्मेशन गेन, अच्छा अब देखें दो है ना, तो हम दोनों नहीं पढ़ेंगे इस वक्त। मैं आपको इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पर डिसीजन ट्री बनाऊंगा, दोनों पढ़ेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगा। एक मैं पढ़ाऊंगा, एक आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा। दोनों का आइडिया सेम है, सिर्फ फॉर्मूले में डिफरेंस है। यानी ट्री बनाने का जिसका जीनी इंडेक्स नंबर बड़ा होगा वो सबसे पहले नोड बन जाएगा। अब जीनी इंडेक्स का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है बस, तो मेथडोलॉजी दोनों की सेम है, लेकिन वर्किंग जो इनर वर्किंग है फॉर्मूले की वो डिफरेंट है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द इंफॉर्मेशन गेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी स्लाइड इंफॉर्मेशन गेन से बनी हुई है कि जो पाइथन का कोड है वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट जीनी इंडेक्स को सपोर्ट करता है। यानी अगर आप उसके कोड में कोई पैरामीटर पास ना करें तो वो जीनी इंडेक्स, क्योंकि कैटेगरिकल और जीनी इंडेक्स कैटेगरिकल और कंटिन्यूस डेटा दोनों को हैंडल कर लेते हैं। अच्छा आगे बढ़ें, अब हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे। तो कहता है इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए वी नीड द एंट्रोपी। हमें इंफॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट करने के लिए इंट्रोपी की जरूरत पड़ती है। अब ये इंट्रोपी क्या है, अब ये इंट्रोपी बात हो रही है। अब इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन, हर चीज़ को श्रिंक कर दिया ताकि आपको समझ आए। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, और अभी हम रिग्रेशन की बात भी नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ को अपने जहन में रखना। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं कि बाइनरी क्लासिफिकेशन है। इसी बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन गेन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। इस तरह के हम लोग चीज़ों को अपने डोमेन में ले आए ताकि हम इस वक्त, क्योंकि मैनुअल काम करना कोई आसान नहीं है, तो मैनुअली इसको समझ सकें। तो क्या मतलब हुआ
मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात जो क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आपको जो डेटा दिया जाएगा इसकी जो टारगेट क्लास होगी वो कैटेगोरिकल होगी। मिसाल के तौर पे यस है और नो है और यस है या यस है, इस तरह का डेटा होगा टारगेट क्लास के अंदर। अब हम एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम जिसका टारगेट क्लास कैटेगोरिकल हो, डिस्क्रीट हो, उसको हम क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम। और क्लासिफिकेशन टाइप में भी बाइनरी क्लासिफिकेशन, यानी आपके पास यस नो है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी यस नो के दरमियान कोई तीसरा ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बाइनरी क्लास। इंफॉर्मेशन गेन यानी हम इंट्रॉपी को इस्तेमाल करें। ये तीन चीज़ों को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कह रहा है फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विथ ओनली द टू क्लासेस, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी यस वाला पॉजिटिव और नो वाला नेगेटिव, इसके लिए इंट्रॉपी इस्तेमाल होती है इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए। तो वो कहता है ये है कि आप अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो गिवन अ सेट ऑफ ट्रेनिंग, ये तो एक हमारी जो डेटा यानी जो डायग्राम है वो शुरू से चलती आ रही है। तो इसी तरह के डायग्राम को हम इस्तेमाल करते हैं कि डेटा है, फिर लर्नर है, फिर क्लासीफायर है, फिर फ्यूचर गेम है और आउटकम्स है। यानी ये मॉडल है, क्लासीफायर का मतलब है मॉडल, और आप अपने फ्यूचर में यानी कोई टेस्ट डेटा पास किया तो उसका आउटकम्स आपको मिल गया। ये काम क्लासिफिकेशन के लिए भी करता है और रिग्रेशन के लिए भी करेगा। अब इस एग्जाम्पल को जो बुक में है, ये एग्जाम्पल, इसमें एक एट्रीब्यूट मिसिंग है। जब हम एक सवाल सॉल्व करेंगे तो एट्रीब्यूट भी एंटर कर देंगे। इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें अब सारे सवाल सॉल्व करवाने हैं। क्या बात हुई, दो बाइनरी क्लासिफिकेशन है और हम इस पर काम कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल भी बुक से ही ली गई है, तो आपको आसानी भी होगी, कभी मिस कर गया कोई चीज़ तो बुक से आप उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा जनाब, इसमें है क्या इस एग्जाम्पल में? इसमें है आपके पास एक आदमी है जॉन, वो क्रिकेट वो टेनिस प्ले करेगा या नहीं करेगा। नंबर 15 डेटा में लिखा हुआ है कि अगर किसी दिन, हेडिंग्स क्या है, डे को तो हम हटा दें, ये तो सीक्वेंस नंबर है। एट्रीब्यूट्स जो है वो तीन है, आउटलुक, ह्यूमिडिटी एंड विंड। प्ले जो है वो टारगेट क्लास है, डे जो है वो सीरियल नंबर है, तो इसकी तो कोई तो एट्रीब्यूट जो है वो आउटलुक, ह्यूमिडिटी और विंड है। अब तय ये करना है कि इसका डिसीजन ट्री बनेगा तो जो रूट नोड है वो कौन होगा, आउटलुक होगा, ह्यूमिडिटी होगा या विंड होगा, ये तय करना है। अब इसको तय करने के लिए इसकी इंफॉर्मेशन गेन निकाली जाएगी। इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए पहले हम इंट्रॉपी कैलकुलेट करेंगे। इंट्रॉपी क्या होती है अभी आगे डेफिनेशन आ जाएगी, लेकिन इंट्रॉपी जो है वो किसी भी डेटा, किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर उसकी स्कैटर्डनेस को शो करता है कि वो कितना स्कैटर्ड हुआ। तो वो भी हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी आगे पढ़ लेंगे। अच्छा जनाब, सवाल क्या पूछा है कि अगर रेन हो, हाई हो और वीक हो तो क्या ये प्ले करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि ये वाला डेटा नजर आ रहा है हमें, रेन है, हाई है, वीक है और यस है, तो हम इसको देखते हुए नहीं बता देंगे कि यस है। हमने तो जो मॉडल बनाया होगा उसके बेसिस पे बताएंगे कि इसका आंसर यस आएगा या नो आएगा। तो अगर किसी दिन ओवर आउटलुक जो है वो रेन हो, ह्यूमिडिटी जो है वो हाई हो, विंड जो है वो वीक हो, तो बताइए जॉन टेनिस प्ले करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए हमें इन इंफॉर्मेशन का ट्री बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि इसमें देखा कि जो हमारे पास टारगेट क्लास है इसमें कितने यस है कितने नो ओवरऑल, क्योंकि इसी की इम्पोर्टेंस है। तो इसमें हमारे पास 9 यस है और 5 नो है। बैलेंस टाइप का डेटा है, इनबैलेंस नहीं है। तो आप देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है हार्ड टू गैस कि भाई ये क्या करेगा। तो डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब होता है ट्री बनाइए, एक ट्री बनेगा और वो डिवाइड होंगी, चीज़ें डिवाइड होती चली जाएंगी कि यहाँ से डेटा जो है वो कुछ पार्ट यहाँ आ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ आ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ। टोटल डेटा की तादाद 14 है। तो 14 में से हो सकता है कि 7 यहाँ आ जाए, 5 यहाँ आ जाए, 2 यहाँ चला जाए। तो डिवाइड करते जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्क्वेर बेसिस के ऊपर हम ये काम करेंगे। उसके बाद कहता है ये है आगे बढ़े तो स्प्लिट इनटू सबसेट। फिर हम इसको मजीद सबसेट, यही सबसेट है यानी डेटा को स्प्लिट। डिवाइड एंड कॉन्क्वेर में क्या रहा है, सबसे पहले स्प्लिट इनटू सबसेट, तो ये सबसेट डेटा हो गया। ये सब हम करेंगे, अभी देखेंगे इसको। आर दे प्योर, प्योर का मतलब ये है, अब ये प्योर क्या वर्ड है तो ये भी जाहिर है जब तक आपके सामने ना आए आप नहीं कह सकते कि इस जगह पे सारा का सारा डिसीजन यस का है या नो का है। जैसे ये इस वक्त हमारे पास सारा का सारा डिसीजन यस या नो का नहीं है,
बल्कि 9 यस है और 5 नो है, यानी 9 इज यस एंड 5 इज नो। तो दिस इज अन यानी इम्प्योर, यानी ये प्योर नहीं है। प्योर का मतलब होता है कि अगर 14 डेटा होता और 14 का 14 यस होता तो ये प्योर कहलाता। बट देयर आर सम आर नो एंड और या सॉरी यस जरूर होना जरूरी नहीं है। अगर सारा का सारा यस होता तब भी प्योर होता और सारा का सारा नो होता तो तब भी प्योर होता। बट देयर आर मिक्सिंग 9 यस यस एंड 5 नोस। इसका मतलब है कि ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चेक करना होता है कि ऑल आर यस यस और ऑल आर नो। इफ यस सारे के सारे यस है स्टॉप कर दे, और अगर सारे के सारे नो है तो स्टॉप कर दे। और अगर नहीं है ऐसा, नॉट लिखा हुआ, नो नहीं लिखा हुआ, अगर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यस या नो नहीं है तो फिर हमें मजीद स्प्लिट करना होगा। तो वो मैं भी आपको शो करूँ, मैं जुमलों को सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ, जब तक सामने डायग्राम में या ट्री में नजर ना आए आपको समझ नहीं आएगी बात। सी विच सबसेट न्यू डेटा फॉल इनटू, और नया सबसेट कैसे बनेगा वो फिर हमारा एक अगला नया टास्क है। तो यहाँ तक की बात में हमें ये समझ आया कि सबसे पहले हम इसमें ये तय करेंगे कि कौन सा रूट नोड होगा, और उस रूट नोड को बनाने के लिए हमारे पास 9 यस और 5 नो हैं जो कि इम्प्योर है। तो हम इसके डिजाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो डिजाइनिंग की तरफ बढ़ने के लिए आप कहेंगे कि दिस इज यूजुअली डन ऑन द वैल्यू ऑफ द फीचर एट्रीब्यूट ऑफ द इंस्टेंसेस और टेस्ट इज द सेम एट्रीब्यूट। ये सारी बातें हमें पता है। नोड विल बी क्रिएटेड अंटिल रीच द लीफ नोड, यानी हम उस वक्त तक इसके नोड या आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम प्रिडिक्शन नोड की तरफ ना पहुंच जाए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बनाया। इन्होंने कहा कि आउटलुक जो है, अच्छा मैंने अभी 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 कोई मैथमेटिक्स नहीं दिखाई आपको। तो आप कहेंगे कि आउटलुक को आपने आउटलुक की तीन वैल्यूज हैं, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। ठीक है, और इसी तरह ह्यूमिडिटी की दो, हाई और नॉर्मल, और विंड की भी दो हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। आउटलुक की तीन है, ह्यूमिडिटी की दो है, और विंड की भी दो वैल्यूज। इन्होंने कैलकुलेशन कर ली, शो नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी शो कर देंगे। और कौन सी इंफॉर्मेशन, क्या चीज़ की कैलकुलेशन कर ली? इंफॉर्मेशन गेन की, इंफॉर्मेशन गेन की कैलकुलेशन कर ली। और सबसे हाईएस्ट या बिगर इंफॉर्मेशन गेन जो है वो आउटलुक का आता है। तो इंफॉर्मेशन गेन जो हमने कैलकुलेट किया है वो सबसे ज़्यादा आउटलुक का आया, तो हमने आउटलुक को रूट नोड बना दिया। और कितना डेटा था? 9 यस थे और 5 नो। तो बिल्कुल परेशान ना होना कि कैसे तय हुआ, ये भी हम फॉर्मूला करेंगे, फिर आप उस वक्त परेशान होगी फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। अभी तो हमें जो कहा गया हमने वो कर दिया कि आउटलुक का इंफॉर्मेशन गेन सबसे हाई था, तो उसको हमने रूट नोड बना दिया। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान में रखना, क्योंकि हर जगह पे डिजाइनिंग का अपना तरीका होता है, अपने रूल्स होते हैं, यानी थोड़ा बहुत लिखने का। ये जो डार्क ब्लू किया हुआ है ना, ये नोड है, और जो व्हाइट के अंदर लिखा हुआ है ना, ये एजेस पे लिखे जाने वाली चीज थी, जो इन्होंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिखे जाने वाली चीज थी। समझ आई बात? तो इन्होंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बेसिकली डिसीजन है कि कहाँ जाना है। तो दीज आर नॉट नोड, दीज आर द वैल्यू, ये जहन में रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। मैं अभी बता रहा हूँ ना हाफिज साहब, मैंने शायद आप लेट ज्वाइन किया या आपने एकदम से आके सवाल कर लिया। मैंने 3 दफ़ा ये जुमला बोला कि अभी हमें ये कैलकुलेशन करनी है कि आउटलुक का हाई कैसे आया। ये तो मैंने अभी 3 दफ़ा बोल चुका हूँ। तो मैंने कहा अभी इसका फॉर्मूला मैं दूंगा और सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी हम इनकी बात मान लेते हैं कि आउटलुक हाई है, बस ये कहा मैंने। तो इस बेसिस पे हमने कहा कि आउटलुक जो है वो सबसे हाई इंफॉर्मेशन गेन रखता है, तो हमने इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे इसको पिक कर दिया। अब इसकी 3 वैल्यूज हैं, ये समझने की बात सोचिएगा। आउटलुक जो है डार्क ब्लू से हुआ है, इन्होंने हमें करके दिया है, तो ये एक एट्रीब्यूट है। और जो कलर नहीं हुआ है ये बेसिकली इनकी वैल्यूज हैं जो एजेस पे लिखनी चाहिए थी। क्लियर हो गई बातें? तो अब जरा देखें क्या यहाँ पे सूरत हाल है। हमारे पास आउटलुक की 3 वैल्यूज थी, सनी, ओवरकास्ट और रेन। चलो इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं आपके लिए एक आसानी कर देता हूँ। ये क्योंकि आसानी क्या कर दूँ मैं आपके लिए कि फिलहाल ये वाला डेटा उठाता हूँ मैं और उसको जो है यहाँ पेस्ट कर देता हूँ साइड में, ताकि आप इसको देखते भी रहें। ठीक हो गया? पता नहीं बड़ा करूँगा तो नजर आएगा, हाँ आएगा।
ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ आपके आसानी के लिए किया, आपके लिए इस वक्त राइट वाली चीज़ है, इसको मैं समझाने के लिए राइट पे लेके आया। तो यानी मैं लाइन भी डाल दूं। देर से आते हैं ना तो फिर एकदम से याद आता हूँ कोई क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, तो ये आपके पास जो है आउटलुक एक ये ना समझने कि पहला नोड है इसलिए ले लिया, बल्कि इसकी इंफॉर्मेशन दिन ज़्यादा है, अभी मैं थोड़ी देर में कैलकुलेट भी करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके 3 वैल्यूज हैं, अब जरा 3 वैल्यूज पे गौर करें। इसकी एक एट्रीब्यूट है सनी, गौर से देखिएगा सनी। सनी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ सनी लिख दिया, लेकिन सनी के अकॉर्डिंग एक नया सबसेट डेटा बन रहा है जिसकी तादाद 5 है। ये कैसे बन रहा है कि इसमें सनी वाले 5 है, 1 2 3, ठीक है, 4 और 5। ये आपको नजर आ रहा होगा, कुछ रेड में कुछ ग्रीन में, इन्होंने आसानी के लिए दिया हुआ है। रेड वाले सारे के सारे नो के हैं और ग्रीन वाले यस के हैं। तो सनी के अकॉर्डिंग जो नया सबसेट ऑफ डेटा बनेगा वो 5 है, उसमें से 3 नो है और 2 यस है। ये आपको नजर ही आ रहा होगा। स्प्लिट फर्दर, इसका मतलब है इसको मर्जा फर्दर स्प्लिट करना है, इन्होंने लिख के दे दिया। ये जो डेटा है ना ये इम्प्योर है, यानी प्योर नहीं है। प्योर नहीं है इस वजह से कि इसमें कुछ नो के हैं और कुछ यस के हैं। जैसे यहाँ पे शुरू में स्टार्ट में था, तो इसमें 5 डेटा है, 5 में से 3 नो है और 2 यस है। अच्छा जनाब, आउटलुक का एक और वैल्यू है, आउटलुक क्योंकि मेन तय हो चुका है तो उसकी एक और वैल्यू है ओवरकास्ट। ओवरकास्ट एक ये रहा, ओवरकास्ट एक ये रहा, ओवरकास्ट एक ये है, ओवरकास्ट एक ये। कितने हैं ओवरकास्ट? 1 2 3 4, 4 है ओवरकास्ट का डेटा। लेकिन इत्तेफाक ये है कि चारों के चारों यस हैं। ये भी यस है, ये भी यस है, ये भी यस है, और सॉरी ये भी यस है और ये भी यस है। 4 के 4 यस है। तो आप देखा ओवरकास्ट के अगेंस्ट में जो डेटा सेलेक्ट हो रहा है वो एक सबसेट है और सारे के सारे यस हैं, 0 नो है। तो ये जो ऑप्शन होता है ये प्योर कहलाता है, इसको कहते हैं प्योर। तो प्योर को मजीद स्प्लिट नहीं करते क्योंकि स्प्लिट करने का फायदा ही नहीं। स्प्लिट तो उसको करेंगे जिसमें इम्प्योरिटी मौजूद हो। तो ये प्योर है इसलिए हम उसको स्प्लिट नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट है रेन, और रेन को लिए आप देखेंगे कि रेन को जब हम यहाँ से अलग करेंगे तो रेन में भी 5 डेटा है और 5 डेटा में से 3 यस हैं और 2 नो। इसको भी फर्दर स्प्लिट करना है। यानी अब फर्दर कैसे स्प्लिट होगा वो मैं बताता हूँ आपको। ये फर्दर स्प्लिट नहीं होगा। और ये मिसाल के तौर पे आउटलुक है ना, गौर सुनिएगा, आउटलुक है ना, मैं एक D16 देता हूँ, गौर से देखिएगा, मैं एक D16 देता हूँ जॉन के लिए, और मैं कहता हूँ कि 16वें दिन यानी डे ऑफ 16 में आउटलुक जो था वो ओवरकास्ट था। ओवरकास्ट OC लिख रहा हूँ मैं। ये जो है ये जो है वो नॉर्मल था और ये जो है स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ये मैंने डेटा दे दिया। जब आप इस ट्री में फ्लोट करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, तो सबसे पहला नोट तो आपको आउटलुक पिक करना है, तो आपने आउटलुक पिक कर लिया। टेस्ट डेटा में क्योंकि आपको बस प्रिडिक्ट करना है, टेस्ट डेटा में आउटलुक जो प्रिडिक्ट करना है जिसका डेटा, उसका आउटलुक ऑप्शन जो है वो ओवरकास्ट है। तो आप ना तो इस तरफ जाएंगे ना इस तरफ जाएंगे, ओवरकास्ट के पास आ जाएंगे। ओवरकास्ट के पास जब आएंगे तो ओवरकास्ट के पास डिसीजन लेने के लिए 4 तगड़े ऑप्शन मौजूद हैं कि चारों के चारों यस है। चारों के चारों क्या है? यस है। यानी सिर्फ ओवरकास्ट को देख के ये बताया जा सकता है कि जॉन प्ले करेगा, हमें फर्दर आगे जाने की जरूरत ही नहीं, जॉन प्ले करेगा। समझ में आ रही बात है? ये अगर यहाँ पर ओवरकास्ट के बजाय सनी होता, जैसा एस होता, ठीक है, ओवरकास्ट के बजाय जो है यहाँ पे सनी होता, तो हम ये कहते कि ठीक है, वो आउटलुक में गए, उसके बाद सनी के पास चले गए। सनी में हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि अगर सनी है तो 3 दफा ऐसा है कि नॉट प्ले है, 2 दफा ऐसा है कि प्ले है। अगर मैं इसको किस डायरेक्शन में रखूं, अगर मैं इस तरफ आ गया हूं तो मैं क्या डिसीजन लूं? क्योंकि ये तो इम्प्योर है। क्या मैं इसको कह दूं कि जॉन नहीं खेलेगा, फर्दर स्प्लिट किए बगैर बोल दूं जॉन नहीं खेलेगा? तो ये 60% चांस वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 40% तो आप कह रहे हैं ना कि खेलेगा, ये 40% तो आप कह रहे हैं यहाँ तो आप 100% श्योर थे कि उसने खेलना ही है, लेकिन यहाँ पे 40% आप कह रहे हैं कि वो खेलेगा। तो अगर मैं फर्दर स्प्लिट नहीं करता हूँ और अपना डिसीजन नो को दे देता हूँ, तो हो सकता है कि ठीक भी हो प्रोबेबिलिटी बेसिस के ऊपर, लेकिन गलती की इम्कान भी हैं क्योंकि हमने फर्दर स्प्लिट नहीं किया। इस जगह पर डिसीजन जो है वो 60% नो के फेवर में है और 40% यस के फेवर में।
तो आप क्या डिसीजन लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर तो इस तरह के इम्प्योर डेटा को मजीद हम स्प्लिट करते हैं। तो अब मजीद स्प्लिट करने के लिए आपके पास मजीद एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए। बस आगे तौर पर आप यहाँ खड़े हैं और आपके पास एट्रीब्यूट्स नहीं है, एट्रीब्यूट सारे आप हुकअप कर चुके हैं, तो फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो वी हैव सम एट्रीब्यूट फॉर फर्दर स्प्लिटिंग, तो व्हाई नॉट वी विल स्प्लिट these two options। अब आप कहेंगे कि फर्दर स्प्लिट कर लिया जाए, ये कहलाता है रूट नोड से अब मजीद फर्दर स्प्लिट करना। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, सनी, रेन और ओवरकास्ट नोड नहीं है, ये वैल्यू है, नोड की तरह बनाया। इन्होंने नोड और वैल्यू को फर्क करने के लिए नोड को डार्क ब्लू कर दिया। दीज आर द वैल्यूज, नाउ वी आर पिकिंग द नेक्स्ट नोड। अब जरा मैं सवाल देखता हूँ आपके। सनी पे अगर ह्यूमिड अच्छा जी सॉरी है, तो मैं सवालात पे था, सवालात दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा पहला सवाल तो ये है कि सनी पर अगर ह्यूमिड है तो फिर सनी पे अगर ह्यूमिड है तो अभी तो सनी पे हम क्या लगाएंगे ये तय नहीं किया बेटा। ये कौन सवाल पूछ रहा है? आसिफ साहब। अभी हमने ये तय नहीं किया कि सनी पे क्या लगेगा। अब सनी पे दो ऑप्शन है, या तो ह्यूमिड लगेगा या विंड लगेगा। अब ये तो इन्फॉर्मेशन गेन बताएगा कि हमें क्या लगाना है। वी आर नॉट सपोज आर सेल्फ के हम क्या लगाएंगे, ठीक है। एक बात तो ये, आप क्या सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, अभी आपको मजीद फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो खुद ही आप तो ना होगा, ठीक है। और इसमें सनी ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। शाहजेब है जो भी नाम है सर, ह्यूमिड और विंड पर फर्दर स्प्लिट जी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद आपके सवाल के जवाब आपको मिल जाए। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। मेरा ख्याल अभी वाला ऑप्शन तो समझ में आ गया ना कि आउटलुक के तीन रास्ते बने, और ये जो है प्योर है, ये अनप्योर है, ये अनप्योर है, ठीक है। ये प्योर है और ये अनप्योर। इसका मतलब हमें मजीद अनप्योर वालों को आगे फर्दर स्प्लिट करना है ताकि वो भी प्योर हो जाए और हमारा डिसीजन लेना आसान हो जाए। तो अच्छा, ये एक आइडियल डेटा है जो प्योर हो जाएगा। बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो प्योर नहीं होते, तो हमें उसको इसी लम्हे छोड़ देना होता है, और जो ज़्यादा वाले वेटेज होते हैं उस पर हम डिसीजन एग्री कर जाते हैं। तो इसीलिए हमारे डिसीजन ट्री का रिजल्ट भी 100% नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपके पास इसी तरह की सिचुएशन हो जाती है और आपके पास एग्जिस्ट नहीं करते क्या एट्रीब्यूट्स। अभी तो हम कोई आइडियल डेटा लिए बैठे हैं तो वो हमें सबको प्योर करके दे देगा। तो आप ऐसा ना समझना कि रियलिस्टिक में भी आपको हमेशा प्योरिटी मिल जाए। रियलिस्टिक में हमेशा प्योरिटी इसलिए नहीं मिलने की वजह से डिसीजन ट्री का रिजल्ट 100% नहीं आता है। एनीहाउ आगे बढ़े। तो अब देखिए ये हमारे पास ओवरकास्ट मजीद स्प्लिट नहीं होगा, सनी होगा और रेन होगा। अब सवाल देखिए जो स्टूडेंट पूछना चाहते हैं वो मैं आपको जवाब देता हूँ। अब आप पहले सनी को हैंडल करेंगे या रेन को, ये आपकी मर्जी है। आप चाहे रेन को ऑप्शन ले लें या सनी को ले लें, जिसको चाहें आप पहले ऑप्शन पे ले लीजिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम पहले सनी को पिक कर लेते हैं तो हमें ये देखना है कि सनी के साथ जो नोड लगेगा, यानी सनी के डिसीजन पे जब आउटलुक से सनी की तरफ आए हैं तो इसकी डिसीजन से जो नोड इसके साथ लगेगा, जैसे ये आउटलुक है, वो ह्यूमिड होगा या विंड होगा, ये निकालना है। तो सनी के पास अब डेटा बचा है 5। और सुनिएगा, पहले हमारे पास डेटा कितना था ओवरऑल 14, तो 14 में से हमने आउटलुक को तय किया था। अब हम इस 5 डेटा में से तय करेंगे कि ह्यूमिड आएगा या विंड आएगा। तो इन 5 में से 3 हमारे पास नो है, 2 हमारे पास यस है। इसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे, और जिस इन दोनों में से जिसकी इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि अब आउटलुक की जरूरत नहीं, इन दोनों में जिसकी इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा आ जाएगी उसको हम यहाँ पे पिक करके लगा देंगे, ठीक है। जो एक यहाँ लग जाएगा ह्यूमिड या विंड, तो उसके बाद अगले वाले को जो बच जाएगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर। अब आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। ये मैं भी कैलकुलेशन भी कराऊंगा, आप बिल्कुल इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि कैलकुलेशन कैसे होनी है। इन्होंने कहा कि अगला जो इंफॉर्मेशन गेन सनी के रिगार्डिंग आया है वो ह्यूमिड आया था, यानी सनी के डायरेक्शन में जब हम आए, देखिए इसको देखें डार्क ब्लू किया, तो ये नोड है, ये डिसीजन है, और ये नोड पे आप पहुंच गए। तो ह्यूमिड की आपने जब यहाँ, और टोटल डेटा कितने थे 5 थे। अब जरा गौर से देखिए, मैं आपको बैक ले जाता हूँ दोबारा से। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ह्यूमिड के अंदर
तो हाई वाले 3 है और ये तीनों नो है, और नॉर्मल वाले 2 हैं, दोनों यस है। 5 डेटा है बचा है, स्प्लिट हो चुका है। तो देखिए यहाँ से आपने कहा हाई पे अगर जा रहे हैं, हाई पे तो आपके पास 3 है और तीनों नो वाले केस है। और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल में आप राइट पे जा रहे हैं और उसमें दोनों राइट में केसेस ये वाले। तो इस तरह से आपने कहा कि अब फर्दर एक स्टेप डाउन करके ह्यूमेट के बेसिस के ऊपर भी हमारा डिसीजन प्योर हो गया कि अगर कोई इस रास्ते से आएगा तो हमें डिसीजन लेना आसान, इस रास्ते से जाएगा तो डिसीजन लेना आसान। तो अब बच गया हमारे पास विंड, और विंड जो है फिर रेन के जो डिसीजन हमने लिया था उसके साथ हम उसको एसोसिएट कर देंगे। तो अब देखते हैं कि इसने यहाँ पे नहीं किया है, कर दिया ये रहा। तो रेन के साथ जो है वो विंड लगाया। मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, आप यहाँ देखिए। तो इसमें भी 2 ही ऑप्शन थे, हाई के साथ वीक, सॉरी ग्रीन में ना। तो इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन क्या है कि विंड में वीक ग्रीन है, तो यस है, वीक ग्रीन है यस है, वीक ग्रीन है यस है। तो 3 यस वाले हैं और 2 स्ट्रॉन्ग नो वाले हैं। तो आप जरा देखिए यहाँ पे भी 5 डेटा में ही डिसीजन हुआ है, और विंड के लिए हमने कहा कि वीक की तरफ गए तो 3 आ गए, और हमने स्ट्रॉन्ग की तरफ गए तो 2 आ गए। अब ये ट्री आपकी कंप्लीट हो गई। तो मैं अभी बताना ये चाह रहा हूँ कि ट्री इंफॉर्मेशन गेन के हिसाब से इस तरह क्रिएट होगी। अगर आपको फॉर्मूला दे दूं तो मसला क्या होगा? फॉर्मूला अगर आप डेवलप करके पाइथन पे लिख लें तो मसला क्या हो? कुछ भी नहीं है, फिर तो आसान हो जाएगा ना। फॉर्मूला पता चल गया तो फिर कैलकुलेशन आसान है, फिट करना आसान है, इसके अंदर ट्रेनिंग और प्लगिंग करना जो है वो आसान हो जाएगा कि हम प्लग करते जाएं इसके अंदर ट्री। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि जॉन खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो ओवरकास्ट का रिजल्ट था जॉन के लिए रेन, ह्यूमिडिटी का रिजल्ट था हाई, और विंड का रिजल्ट था वीक। आइए हम पहले देखते हैं। आउटलुक का रिजल्ट था रेन, राइट पे चले गए। अब आपने राइट पे आने के बाद ह्यूमिडिटी को चेक करना ही नहीं है, ये तो हमारा फास्टेस्ट सिस्टम हो गया ना कि आपने आधे सिस्टम को तो इधर ही छोड़ दिया। अब रेन पे आ गया। अब रेन के ऑप्शन में यानी आप विंड पे खड़े हैं, तो विंड पे क्या ऑप्शन आपको दिया गया था टेस्ट डेटा का? तो विंड था वीक, तो विंड है आपके पास वीक, तो वीक के लिए आप लेफ्ट पे आ गए। और लेफ्ट पे आए तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यस का। तो इसका मतलब है इसका आंसर आप क्या देंगे कि जॉन प्ले करेगा या नहीं करेगा? आप कहेंगे यस, क्योंकि इसके सवाल के मुताबिक हमने ट्री बनाई है, और ट्री कह रही है, जो प्रिडिक्शन बता रही है वो कह रहा है खेलेगा, क्योंकि प्योर है। तो इस बेसिस पे आपने इसकी डिसीजन जो है। अब आप यहाँ तक अगर देखें, हमने अपने मकासद को अचीव कर लिया है, सवाए इसके कि मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं। और जब आप कोड लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला तो इस्तेमाल ही नहीं करना कोड में, तो डेर। लेकिन क्योंकि एज अ अंडर ग्रेड स्टूडेंट यू आर सपोज टू डू सम रिसर्च वर्क एज वेल, सो यू शुड नो दैट द इनर पार्ट ऑफ योर ईच एंड एवरी एल्गोरिथम। तो हम इसका इनर डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये ट्री जो बने, आप इस ट्री को देखने के भी काबिल हों कि ट्री कैसे बनेगी। तो ये हमारा एक ओवरऑल पिक्चर था जो हमने यहाँ पे इसको दे दिया। अब हमें क्या करना है, इनके इंफॉर्मेशन गेन का मैथमेटिक्स पढ़नी है ताकि आप इन चीज़ों को डिसाइड करें। अगर इंफॉर्मेशन गेन आपके समझ आ जाती है तो फिर इसमें कुछ बचा ही नहीं काम करने को, तो बआसानी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई सवाल पूछना है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ, तो यू मे आस्क। अब आप पूछ सकते हैं बआसानी, वॉइस से पूछना चाहें, टेक्स्ट से पूछना चाहें तो आप पूछ लीजिए, ताकि मैं फिर अब इंफॉर्मेशन गेन की मैथमेटिक्स की तरफ जाऊँ। जी सर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। नहीं है तब भी नो बोल दें, कोई सवाल नहीं आता क्लियर है। सर ये एक सवाल था कि ये हमने ओवरकास्ट जो है इसको जो है मोर वो क्यों नहीं किया हमने। ये सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ, क्योंकि ये प्योर हो चुका है। प्योर का मतलब है जब कोई ओवरकास्ट पे फॉल करेगा तो उसका डिसीजन 100% यस है, क्योंकि सारे के सारे यस वाले हैं यहाँ। तो हमारा मकसद भी यही होता है कि हर हर डिसीजन को प्योर कर दें। प्योर का मतलब होता है जिस जगह डिसीजन लिया जा रहा हो वहाँ पे सारे के सारे सिर्फ एक ही तरफ डिसाइड कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन एग्जिस्ट ही ना करता हो। लेकिन समझ रहे हो, तो इसमें हमने कहा इसलिए इसको फर्दर स्प्लिट कर भी नहीं सकते थे, स्प्लिट कैसे करते इसको, तो इस वजह से हमने उसको फर्दर स्प्लिट नहीं किया। अब आपने जहाँ नीचे वाले को भी देखें तो ह्यूमिडिटी के साथ लेफ्ट पे हाई है तो वो प्योर डिसीजन है नो का, और ह्यूमिडिटी के साथ राइट पे नॉर्मल है, प्योर डिसीजन है यस का। तो कोई अगर इस डायरेक्शन में चलता है, मिसाल के तौर पे कि यहाँ से आता है सनी और ह्यूमिडिटी पे और चले जाता है नॉर्मल पे, तो डिसीजन इसका डेफिनेटली यस हो जाएगा, क्योंकि कोई एम्बिग्युइटी नहीं है।
लेकिन यहाँ पे ही अगर दो कोई नो वाले भी होते तो आप क्या डिसीजन लेते इसके लिए? बस अगर दो ये और डेटा होता और नो वाला होता है, ये दो यस वाले हैं क्योंकि ग्रीन यस वाले हैं, हमने पीछे इसको मार्क कर लिया था, और ये दो नो वाले हैं, और कोई इस रास्ते से चल के यहाँ फॉल करता, तो आप इसके लिए क्या डिसीजन लेते? उसको बोलते हैं कि तुम खेलोगे या तुम नहीं खेलोगे। आप कहते हैं यार 50% तो वो कह रहा है खेलेंगे, 50% कह रहा है नहीं खेलेंगे, तो हम तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, तो फर्दर स्प्लिट करो इसको। तो फर्दर स्प्लिट इस तरह करो कि ये प्योर हो जाए, प्योर पे हमें डिसीजन लेना आसान होता है। ये इसका आंसर है। सर रूट नोड वाला बस बता दें, वो मिस हो गया था, मिस होने वाले को लिए हम क्या कर सकते हैं? बार बार बताते तो टाइम वेस्ट हो जाए। दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई बिलाल साहब? देखो रूट नोड भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये पहला नोड कैसे बनाएंगे, जो एट्रीब्यूट आपको दिए गए हैं इन तीनों एट्रीब्यूट्स के इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम करने जा रहे हैं, और इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने के बाद जिसकी इंफॉर्मेशन गेन सबसे हाई होगी उसको हम रूट नोड कहते हैं, और फिर उसके 3 ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो ब्रांचेस निकाल देंगे, और उसके साथ एसोसिएटेड डेटा जो होगा वो वहाँ वहाँ पे हम लिख देंगे ताकि हमें आसानी हो समझाने में। यानी जैसे इसकी 3 ब्रांचेस थी, एक ब्रांच ओवरकास्ट है, सनी है और रेन है, तो हमने 3 ब्रांचेस की, इसके साथ एसोसिएटेड डेटा क्या था, इसके ओवरकास्ट के साथ ये एसोसिएटेड डेटा था, सनी के साथ ये एसोसिएटेड डेटा था, और रेन के साथ ये कहाँ से आ रहा है यहाँ देख लें, ये सब दिया हुआ है, आउटलुक है, सनी में ये सारे डेटा आ रहे हैं, तो उसमें से 3 जो है वो नो वाले हैं और 2 जो हैं वो यस वाले, तो इसलिए हमने कहा कि ये प्योर नहीं है, तो इसको हम मजीद फर्दर स्प्लिट भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सारा गेम। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे पास सॉल्व है या नहीं है, अगर सॉल्व हुआ तो सही है, और नहीं हुआ तो फिर हम लिख लिख के करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा जनाब, ये इन्होंने डिसीजन ले लिया जैसे भी हमने लिया था, जो बात उसने जॉन के लिए पूछी थी ना कि रेन है, विंड, पहला ओवर आउटलुक में रेन है तो हम विंड पे आ गए, अगला उसने कहा अगला नोड रेन के बेसिस पे डिसीजन है कि नोड जो है विंड को पिक करो, और विंड के ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पे वीक, तो वीक पे वो खेलेगा, तो यस ऑप्शन हमने इसका आंसर दिया जो जॉन के बारे में पूछा। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से इन्होंने सवाल सॉल्व करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं कि डिसीजन किस तरह लेते हैं। तो याद रखिएगा व्हाट टू मेजर प्योरिटी और स्प्लिट, जो अभी किसी एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, बहुत अच्छा सवाल है, आप क्लियर करें अपने आप को ताकि आपको बात समझ आ जाए, और एग्जाम में ज़ाहिर है मिड टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा, अच्छे मार्क्स का आएगा, तो आपको अच्छी तरह समझना है।